Hello friends. There have been a lot of candidates who have studied in convent schools, graduated from good colleges, and they have everything at their disposal to study like anything, and many of them cleared SEBI grade A. But today we have with us a very special person who has faced a lot of hardships in his life, I would say. He had nothing to lose but lot to gain from this exam. So today I have with me Mr. Sachin, who is basically from Ludhiana. He is a BCom graduate and he has cleared SEBI Grade A 2020 exam. Sachin, it's really an honor to meet you. I have rarely met such candidates who are really humble. They are very rare. There are few, but then they are rare. सचिन, आप पहले मुझे ये बताएंगे कि मैंने सचिन से बात की थी इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने लाइफ में बहुत हार्डशिप्स फेस की हैं, तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने क्या फेस किया और आप किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहें इस टाइम में जिन्होंने आपकी सपोर्ट की इस एंटायर प्रोसेस में, जबकि आप एक बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो आप वो भी जरूर कीजिए. Okay, sir. First of all, thank you, sir, for inviting me or given an opportunity. And hardship basically मैं अपने फादर और मेरी फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और बेसिकली स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट होती है वो मैंने मेरे पेरेंट्स से ही सीखी है. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत वर्क किया ताकि हम बेसिकली हम 3 सिबलिंग्स हैं, ताकि हम तीनों पढ़ाई कर सकें और जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के बच्चों को मोटिवेट कर सकें कि पढ़ाई से पढ़ाई लाइफ में बहुत ज़रूरी है और आप उसके थ्रू बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. That's really great. सचिन मुझे बता रहे थे उनके पापा को बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि ये तीनों सिबलिंग्स अब बहुत वेल एजुकेटेड हैं. सचिन सेबी में एंट्री ले चुके हैं, इनके भैया आईआईटी मद्रास से पीएचडी कर रहे हैं और आपकी सिस्टर ने भी कुछ आपने मुझे बताया, क्या आप बताएंगे? सर वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश कर रहे हैं. वाओ. सो तो आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से भी अगर आप मेहनत करेंगे, आपको सही सपोर्ट मिलेगी, तो आप कितना ऊंचा उठ सकते हैं. यू कैन ड्रीम एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स. दैट्स द मैसेज. फाइन. तो सचिन, प्रिपरेशन पे आते हैं. यस सर. पहला क्वेश्चन ये बताइए, आपने प्रिपरेशन कब शुरू किया? एग्जाम बहुत डिले होता गया, आपने अपना प्रिपरेशन कब शुरू किया? बेसिकली एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आया तब मैंने सिलेबस एंड ऑल कुछ भी नहीं देखा था. जस्ट आई फील्ड इट इन मार्च, राइट. उसके बाद में लॉकडाउन, देन एक्सटेंड. तो अक्टूबर जून जुलाई से मैंने सिलेबस देखना और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. बट अक्टूबर से मैंने अपनी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट की क्योंकि अक्टूबर में लास्ट डे था फॉर्म फिलअप करने का. देन नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया था कि जनवरी में होगा एग्ज़ाम. तो वहाँ से मैंने अपना प्रिपरेशन और अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एक गोल दिखने लग गया कि अभी एग्ज़ाम बहुत पास में है. तो नवंबर के आसपास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि तो मैं ये कह सकता हूँ कि जून जुलाई से नवंबर तक थोड़ा हल्की फुल्की आपने रीडिंग की, थोड़ा देखा कि क्या पढ़ना है, जो कि सारे लोग करते हैं. फिर नवंबर के बाद यू गॉट सीरियस कि यार अब इसको करना ही मेरा गोल है. यस सर. जब आपका रिजल्ट आया आपको क्या फीलिंग आई? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ड्रीम है जो आपने शायद शुरू से देखा हो, एक बड़ा ऑफिसर बनना है, कुछ करके दिखाना है, अपने पापा के लिए करना है. तो कैसा लगा, मतलब जब रिजल्ट आया, जब देखा कि यार ये क्या हो गया, ऐसा लगा कुछ? बेसिकली इंटरव्यू के बाद में थोड़ा एंजाइटी की होगा या नहीं होगा. और इन्होंने रिजल्ट भी एकदम से दे दिया सडन. तो पहले तो ये हो गया कि चेक ही नहीं करना, बट फ्रेंड्स ने चेक किया और हो गया. आई वाज शॉक, लाइक मैं पापा को बताऊंगा तो वो कैसा फील करेंगे. बिकॉज हमेशा एक मिडिल क्लास या जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये ड्रीम रहता है कि ठीक है एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट उसके बाद में शादी एंड ऑल बिजनेस में डाल दिया. तो पापा ने पूरा इन्वेस्ट किया था. तो आई वाज लाइक कि पापा को कैसा लगेगा मैं जब बताऊंगा, इवन पूरी फैमिली को. और ये था सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि एक एग्जाम्पल सेट हो गया. बाकी जो पढ़ रहे हैं बच्चे जिनको लगता है कि स्टडी से कुछ नहीं होने वाला या फिर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है या मिल नहीं रही है,
वो चीज़ सोच के तो फिर पेरेंट्स को बताया, वो बहुत खुश हुए। तो अभी तक तो ये फेस है कि एकदम से पूरा लाइफ चेंज हो गया। That's a really good thing. He's again and again saying that no कि इनके जो आसपास लोग हैं उनको कितनी ये चीज़ मोटिवेट करेगी. If you can make an impact on the society, ठीक है, through your achievements there is nothing like that, I would say. So very well done, Sachin. I think there are very few candidates who are from no from who face a lot of hardships and still they are able to clear, because many people do give up इन बिटवीन, पर आपने फॉलो किया और एंड में आपने क्लियर किया. ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहूँगा. थैंक यू सो मच. तो सचिन, अगेन कमिंग बैक टू प्रिपरेशन, आपकी मेजर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या थी? ओके सर, वही फेज जो मैंने बताया जून, जुलाई और नवंबर तक, तो मैंने खुद से रीडिंग स्टार्ट किया क्योंकि मैं बीकॉम और एमकॉम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. तो मैंने सिलेबस देखा, उसके बाद में थोड़ा रीडिंग स्टार्ट किया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. तो फिर मैंने फाइंड आउट किया कि बेसिकली जो मैंने स्टडी किया है वो सफिशिएंट नहीं है ऐसे एग्जाम जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. तो एक रोड मैप के लिए मैंने फिर एडुटैप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बट मैंने एडुटैप का कोर्स ज्वाइन किया था. तो मेजर जो मेरी बेसिकली जो मेरे पास नोट्स थे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को, उनको रीड आउट करने के बाद में मेजर सोर्स मेरा एडुटैप रहा, जहाँ मुझे नोट्स, समरी नोट्स मिले, जिसकी वजह से ये हो गया था कि एक रोड मैप मिल गया कि हाँ यहाँ तक इसमें प्रॉपर सफिशिएंट सिलेबस मिल रहा है. तो मेजर सोर्स मैं कह सकता हूँ 80 to 90% मेरा एडुटैप रहा. दैट्स वेरी गुड टू सी कि इन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन से आप निकल सकते हैं. बट ही रियलाइज्ड कि कंपटीशन बहुत है, सीए वाले भी हैं, नॉन इंजीनियर्स, नॉन कमर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के लोग, मतलब दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम टॉप प्रीमियर कॉलेजेस. तो उन्होंने बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी भी की, कोर्स से भी हेल्प किया. आई थिंक बोथ द थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और उसके बाद ही आप एक ऐसे बड़े एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. तो सचिन, जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मतलब एक बहुत ही एक बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें लगता है यार कि अगर ना हुआ तो. और इस एग्जाम में तो मतलब पीपल हैव गिवन एवरीथिंग कि वो मतलब आपने भी जून जुलाई से शुरू किया, चाहे कम पड़ा पर 4-5 घंटे भी कम नहीं होते. तो कभी आपको बीच में लगा कि इतनी लंबी प्रिपरेशन हो रही है, इतना एफर्ट डल रहा है, अगर ना हुआ? एंड ही टोल्ड मी दैट ही वाज परसुइंग एमफिल एट दैट टाइम, सो यू पुट योर एमफिल आल्सो एट रिस्क, क्योंकि आपने यहीं पे फोकस किया. तो आपका ऐसा कभी थॉट आया कि यार अगर ना हुआ तो क्या होगा? सर ये ऑब्वियसली है, अगर आप बहुत सीरियस होके किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या जा रहे हो और आपको लगता है कि आपको वो क्लियर करना ही है, तो आप हर चीज हर वे से सोचते हो. बिल्कुल. हर चीज करने की कोशिश करते हो. जब आप कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट को आप एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हो कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए. बट समटाइम्स हमें किसी पॉइंट पे लगने लग जाता है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा. लाइक ऐसे थॉट्स आते हैं और बहुत नॉर्मल है. इवन प्रीलिम्स में, मेंस में, देन इंटरव्यू में भी कि नहीं हुआ, जब तक लास्ट एक वो रोल नंबर आपको फाइनल लिस्ट में दिख नहीं जाता. तो ऐसे थॉट्स आते हैं, तो आप जैसे प्रिपेयर कर रहे होते हो, अगर ऐसे थॉट्स आते हैं, तो मेरे लिए जो स्ट्रेस बस्टर जिसको बोल सकते हैं ये, कि मैं फ्रेंड से बात कर लेता था, इवन पापा से भी बात कर लेता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो वो ये बोलते थे कि एक चीज थोड़ी है, अगर आप मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से 100% दो, रिजल्ट आना या ना आना वो डिपेंड करता है. बट ये कि आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था और ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ और किया या वो. तो इसलिए आपको खुद से लगने लग जाता था. तो ऐसी चीज़ों को मैं टैकल करने के लिए मोस्टली मेरा सोच था कि फ्रेंड्स, सीनियर्स, उनसे बात की, क्योंकि वो उस फेज से गुजर चुके हैं, तो दे नो कि बहुत नॉर्मल है. और जब ऐसे फेज से खुद गुजर रहे होते हैं तो बेटर आप गाइडेंस लो किसी सीनियर्स की या किसी फ्रेंड्स की या जो बड़े हैं उनकी. एग्जैक्टली. ये चीज बहुत कॉमन है. मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए. फैमिली ऑब्वियसली इज योर बिगेस्ट सपोर्ट, बट द नेक्स्ट आफ्टर द फैमिली जो चीज सारे लोग नेक्स्ट बोल रहे हैं वो फ्रेंड्स है ना. कोई भी रिलेटिव का नाम नहीं लेता, कोई भी कजिन का नाम नहीं लेता. मैंने ज्यादातर देखा है फैमिली, इमीडिएट फैमिली, आई एम नॉट सेइंग एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली, पापा मम्मी, इवन ब्रदर सिस्टर का भी बहुत रेयरली नाम आया, लेकिन मम्मी पापा के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल से कि उन्होंने फ्रेंड से बहुत सपोर्ट ली. सो गाइज, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है.
ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बनाएं। एग्जाम क्लियर करना एक बहुत छोटी सी बात है, लाइफ बहुत लंबी है, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी आ सकते हैं। सो यू शुड हैव राइट पीपल अलोंग विद यू व्हेन यू फेस हार्डशिप्स और सेलिब्रेट योर सक्सेस मोमेंट्स। मेरा अगला क्वेश्चन है सचिन आपसे कि आपको दो सब्जेक्ट्स जो बहुत आसान लगते थे सेबी की प्रिपरेशन में। सर फेज 1 में अगर मैं बोलूँ तो रीजनिंग एंड मैथ्स जो मुझे लगता था कि मैं टैकल कर सकता हूँ, और पढ़ने में भी एक जो फन टाइप लगता है ना कि ऐसे नहीं लगता कि आप बहुत जबरदस्ती पढ़ रहे हो, लॉजिकल है। एंड जो पेपर सेकंड था जो कि कॉमर्स से रिलेटेड था, उसमें इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं ज्यादा फोकस करता था। पेपर 2 में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। यस सर। इकोनॉमिक्स जनरली बीकॉम ग्रेजुएट्स मैंने यही देखा है, इकोनॉमिक्स उनको अच्छी नहीं लगती है, दे आर मोर टुवर्ड्स अकाउंट्स या फिर कॉस्टिंग। पर ये पहले हैं जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी इनको इकोनॉमिक्स अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। और टफ सब्जेक्ट कोई आपको लगा हो जो बहुत मुश्किल लगा हो? सर बेसिकली मेरा ये है कि सब्जेक्ट्स को लेके अगर कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग वाला तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आपको कंपनी लॉ टफ लगा? कंपनी लॉ ऑब्वियस आंसर। स्टैटिक और उसको ग्रैब करना, वो चीजों को याद करना, रट्टा। ये अब कॉमन चीज बताई है इन्होंने। इकोनॉमिक्स कुछ अलग थी ये कॉमर्स बैकग्राउंड से, लेकिन कंपनी लॉ सारे कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को मुश्किल लगता है बिकॉज दे आर लॉजिकल, मैथमेटिकल। कंपनी लॉ रट्टा, फैक्ट्स। सही है। कोई सीक्वेंस जिसमें आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो, पर्टिकुलर सीक्वेंस? सर सीक्वेंस मैंने जब फेज प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया कि प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट्स है। तो फर्स्ट मेरा ये था कि मुझे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ग्रैब करना है, ताकि वहाँ पर आप एटलीस्ट 90 to 95% आपका करेक्ट हो, जहाँ आप स्कोर कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, देन अकाउंटिंग, कोस्टिंग, देन आई स्टार्टेड मैनेजमेंट। उसके बाद में लास्ट में मैंने कंपनी लॉ पे जितना टाइम बचा उतना इन्वेस्ट किया, ताकि जो मेरी वीकनेस है उसमें भी मैं स्कोर कर सकूं। तो सर सीक्वेंस यही रही है कि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, देन कोस्टिंग एंड अकाउंट्स जो कि इंटररिलेटेड है। उसके बाद में मैनेजमेंट, अगेन स्टैटिक, आसान भी है, आसान भी है। और लास्ट में आई स्टार्टेड कंपनी लॉ, जो सबसे टफ लगता था इनको। जब आपने ये सब्जेक्ट्स को पढ़ा, आपने मतलब आपने सीक्वेंस तो बताया, पर क्या इस सीक्वेंस में किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को आपने पैरेलली उठाया या एक एक करके कि ये सब्जेक्ट उठाना है, 15 दिन 20 दिन देने हैं, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना है? सर मैंने इकोनॉमिक्स पैरेलल नहीं किया, जो मैंने पैरेलल किया वो है अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड कोस्टिंग, क्योंकि इंटरलेट करते हैं कि आपको फर्स्ट कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर उसके बाद में कोस्टिंग पे जा सकते हो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट वाला यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कोस्टिंग और उसका बेसिक्स पढ़ते पढ़ते कोस्टिंग भी किया, अकाउंट्स का बेसिक्स पढ़ते पढ़ते, तो ये मैंने पैरेलली किया। और मैनेजमेंट और जो कंपनी लॉ है वो भी मैनेजमेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर पूरा दिन मैनेजमेंट नहीं पढ़ सकते, बोरिंग है। तो मैंने अगर मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो कंपनी लॉ अगर नहीं मन कर रहा है तो मैंने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंस, अगेन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, ताकि वो मेरे सब्जेक्ट, क्योंकि 1-2 घंटा अगर आप इंटरेस्टिंग, जो आपको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो फिर आपको लगने लग जाता है कि फन काइंड ऑफ लगने लग जाता है कि हाँ मजा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा फिर कंपनी लॉ पे अगेन जा सकते हो, या टफ सब्जेक्ट है। तो मतलब मोस्टली आपने अलग अलग ही किया, लेकिन अलग अलग करते करते कहीं बोर हो गए तो जो पहले सब्जेक्ट पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लिया, ये स्ट्रैटेजी इनकी थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेज 1 के जो पेपर होता है, पेपर 1, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखे थे सेबी ने 30%। उसकी तैयारी आपने मतलब ठीक है कैसे की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कितना पढ़े, मतलब कितना सीरियसली लेना चाहिए उस पेपर को? ऑब्वियसली 30% लेने हैं, लेकिन फिर भी कितना एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपके फाइनल मार्क्स में नहीं काउंट होते हैं फेज 1 पेपर 1 के मार्क्स। पेपर 1 में सर जैसे कि 4 में डिवाइड है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। तो सर मेरा ये था कि इंग्लिश और जीके तो फेज 2 में भी काम आएगा, और इवन पेपर 2 में भी दे आस्क करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, और उसका प्रिपरेशन के लिए आपको इंटरव्यू में चाहिए करंट अफेयर्स की,
क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश और इस पे एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि आपको फेज 2 में भी ये काम आने वाला है और इंटरव्यू के टाइम पे। और बाकी मैथ्स और जो रीजनिंग है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये भी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। बट आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा कम एफर्ट्स इस पे दे सकते हो पेपर 1 पे कंपैरेटिवली पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 आपका फेज 2 में वो आएगा ही। तो आप कंपैरेटिवली कम आप एफर्ट्स कर सकते हो। बट यस, ऑब्वियसली 30 मार्क्स हैं, तो आपको एक स्लैब बना के रखना पड़ेगा कि नॉट 30%, आई हैव टू स्कोर 50-60%, सो दैट अगर टफ भी आ जाए तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे कि इतना स्कोर किया, या अगर कुछ नेगेटिव भी हो जाता है तो वो फिर इक्वलाइज हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप 30% है तो ऑब्वियसली 30, थोड़ा बफर लेके ही चलना चाहिए। वो तो सही है। और मतलब बेसिकली पेपर 1 की तैयारी ऐसे करो कि 50-60% मार्क्स टारगेट करो, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। और फोकस ज्यादा पेपर 2 पे करो। अब मैं पेपर फेज 1 पेपर 2 और फेज 2 पेपर 2 के बारे में पूछना चाहूंगा। दोनों का सिलेबस सेम है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पेपर का लेवल देखें, फेज 1 पेपर 2 में बहुत ही अलग क्वेश्चन आए थे, जो कि काफी क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं थे। तो वो क्या आपको लगता है कि एक वन ऑफ इंस्टांस था, या अगले साल भी वैसा ही पेपर आ सकता है, या ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सही पेपर आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग? प्लस चलिए मान लीजिए कि वैसा ही पेपर आएगा, तो मतलब आप क्या क्या तैयारी करने के लिए बोलेंगे फेज 1 पेपर 2 की, जो कि बहुत ही इधर उधर से क्वेश्चन आए थे कि वो मतलब उसकी कोई पढ़ाई करनी मुश्किल है। आपका क्या व्यू है? सर, जैसे कि हमने प्रिपेयर किया था कि पेपर 1 में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, राइट? मुझे ये लगता है कि कंपटीशन एग्जाम्स में ठीक है, सिलेबस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, आपने वो पूरा प्रिपेयर किया। बट अगर ऐसा होता है कि 10-20% प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए, बट वहाँ आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? जो क्वेश्चंस आए हैं सिलेबस में, अगर आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन से आप इम्पैक्ट होकर जो इन सिलेबस के क्वेश्चन है उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। वहाँ उसी टाइम आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि अगर आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया है तो इट्स सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ऑब्वियसली यहाँ कुछ मार्क्स का कट ऑफ नहीं है, कंपटीशन एग्जाम है तो सबके लिए सेम है, रिलेटिव है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, फेज 1 में पेपर सेकंड आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आफ्टर अटेंडिंग मॉक्स और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मेंटेन हो गया कि आप फुल्ली प्रिपेयर रहना चाहते हो, तो आप आप करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा कर सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड सेबी सर्कुलर्स पढ़ सकते हो। बट अगर फॉर सेक की आ ही जाता आउट ऑफ सिलेबस, वहाँ आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट में अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, मेन पॉइंट ये है। और जैसे कि आप कह रहे थे कि फर्स्ट 1 और फेज 1 पेपर 2 एंड फेज सेकंड पेपर 2, उनमें जो लेवल है एक सिलेबस सेम है बट लेवल बहुत चेंज था। फेज 1 में पेपर 2 में उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे और काफी सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं, सिलेबस से रिलेटेड नहीं थे बट बहुत बेसिक्स थे। बट आप सेम स्ट्रेटेजी लेके नहीं चल सकते पेपर फेज 2 के लिए, पेपर 2 के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स को आगे के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस है तो आपको फेज 2 के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए कि आपको कंसेप्चुअल क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट्स की इतनी होनी चाहिए कि पेपर 1 से अगर क्वेश्चन फेज 1 में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे, और पेपर 2 के लिए तो आप प्रिपेयर कर रहे हो। और जैसे कि ये एग्जाम्स बहुत कम टाइम देते हैं, इवन 20-30 डेज देते हैं, तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे हो फेज 2 के लिए, पेपर सेकंड के लिए, तो आपके पास बहुत टाइम बच जाता है रिवाइज करने के लिए कंपैरेटिवली बाकी कंपटीटर्स से। और सेकंड क्या है, आप बहुत सारे मॉक्स अटेंड कर सकते हो, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा पेपर फेज 2 के लिए। दैट्स राइट। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि फेज 2 पेपर 2 की तैयारी तो करनी ही करनी है, वो तो मेन है, ठीक है, और फेज 2 की ही मेरिट बननी है। और फेज 1 पेपर 2 की कोई अलग तैयारी आप कह रहे हो होनी मुश्किल है, वही आप पढ़ो, उसमें से जितने आ गए उसको अच्छे से करो, और कुछ अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गए, जैसा कि इस साल हुआ था, अगले साल होगा नहीं, कुछ कह नहीं सकते, तो घबराओ मत, सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है। और अपने जो आपको आते हैं वो अच्छे से करो, और बाकी सोचो कि भगवान आपके साथ है, सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट में आता हूँ टाइम मैनेजमेंट।
पेपर में मतलब आपने कैसे टाइम मैनेज किया? 50 क्वेश्चन 40 मिनट बहुत कम है, और कुछ न्यूमेरिकल भी थे। यस सर। तो आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं पहले आसान क्वेश्चंस करूंगा या पहले मैं कॉस्टिंग के क्वेश्चन करूंगा, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी थी जो आप बताना चाहेंगे टू मैनेज टाइम इन पेपर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट? सर पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट ये था कि जब आप मॉक्स दे रहे हो उस टाइम पे आपको एक रियल रियल टाइम इन्वायरमेंट मिलता है जो कि एग्जाम्स में भी सेम होगा। बिल्कुल। तो वहाँ आपके पास अगर 2-3 स्ट्रेटेजीज है कि मुझे लाइक फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं, देन आई विल गो फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो मॉक्स में। अगेन और कौन सी स्ट्रेटेजी है कि मैं इजी वन पहले ढूंढ के करूंगा या फिर टफ वन बाद में करूंगा, आप अगेन अप्लाई करो और उनको रीचेक करो कि आपकी कौन सी बेटर स्ट्रेटेजी है। तो मुझे लगता है कि मॉक्स के टाइम आप एक स्ट्रेटेजी चूज करो और रियल टाइम में आप उससे काफी बेनिफिट उठा सकते हो कि हाँ आई गो फॉर फर्स्ट बेसिक्स क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल्स के लिए जाऊंगा। बिल्कुल सही। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी कोई भी हो उसको मॉक्स में टेस्ट कर लें, इसीलिए उसको मॉक टेस्ट कहा जाता है। यस सर। और उस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस स्ट्रैटेजी पे उतना ज्यादा आप यूज्ड टू होंगे और उतना ही बेहतर उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में। बहुत सही। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है जिससे बहुत लोग डरते हैं, और वाकई में अगर आप न्यूमेरिकल बहुत डेप्थ में जाके करने लग जाएं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपका क्या मानना है, न्यूमेरिकल हमें किस लेवल तक करने चाहिए, किस डेप्थ तक करने चाहिए, और कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपके दिमाग में हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप वो भी बता सकते हैं? सर न्यूमेरिकल्स अगर 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस है, दे वोंट आस्क टफ वन, राइट? जो कि हम अगर बीकॉम एमकॉम की बात करें, हमारे पास अकाउंटिंग के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बैलेंस शीट एंड ऑल सॉल्व करना होता है, उस तरह के क्वेश्चंस दे डोंट आस्क, राइट? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए बेटर है आपकी अपना पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपको उस कंसेप्ट्स की, ठीक है? उसके बाद में बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस होती है। अगर आपको कंसेप्ट्स पता है तो आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर पाएंगे। लाइक अगर हम अकाउंटिंग में रेशियोज की बात करें या फाइनेंस, दोनों में ये सेम चैप्टर है, तो रेशियोज की बात करें तो रेशियोज की आपको अगर पता है कि करंट रेशियोज क्या है कंसेप्चुअली वाइज की कंपनी को अगर उनकी लायबिलिटी देखना हो, तो आप कंसेप्चुअल वाइज क्लियर हो तो आपको फॉर्मूला रिमेंबर याद करने में बहुत इजी होगा। तो अगर वो एग्जाम्स में पूछते हैं तो बहुत बेसिक्स उन्होंने स्टेटमेंट्स दी होती है, फिगर्स दी होती है, तो आप कैलकुलेशन करो और न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मे बी स्टूडेंट सोच लेते हैं बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, या मे बी स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है उसकी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स, और आप वहाँ स्कोर कर सकते हो बेटर, जहाँ स्टूडेंट्स छोड़ कर जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स करने नहीं है। पहली बात तो माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स करने नहीं है, बिकॉज सभी को लगता है कि टफ आएंगे तो छोड़ देते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, आप कंसेप्चुअल क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो कर ही रहे हो, और बहुत बेसिक्स न्यूमेरिकल्स दे आस्क इन एग्जाम। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आप अगर एक सेबी जैसी जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, और काफी लोग न्यूमेरिकल छोड़ते हैं। अगर आप भी वही सोच रखेंगे तो आपको एज कहाँ मिलेगा? तो ये बात जरा आप सोचिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेबी के लिए, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, हार्डवर्क वाला रास्ता अपनाइए, साथ में थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, यही आपको अपने राह पे चलते चलते आपको अपनी मंजिल पे ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स करने हैं नहीं, मतलब पेपर 1 में तो ठीक है जीए आती है, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, उसमें बेसिकली क्या आपको करंट अफेयर्स करने चाहिए? क्या पेपर में पूछे गए थे? अब करंट अफेयर्स में से नॉर्मल न्यूज होगी, साथ में कुछ आपके सेबी के सर्कुलर, सेबी की स्कीम्स होगी, तो वो क्या आपको करनी चाहिए? सर अगर इस ईयर की बात करें हम, तो उन्होंने पेपर 1 में फेज 2 में दे आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ऑल, बट यही बहुत अनप्रेडिक्टेड रहा पेपर सेकंड में, फेज सेकंड में पेपर 2 में उन्होंने एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं पूछा, जो कि
प्रेडिक्शन था कि अगर आएगा। फेज 1 में पूछा है तो सभी को लगा, तो टाइम मिला, सभी ने कवर किया, बट उन्होंने नहीं पूछा, बट उसका ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट गया वो टाइम, आपको वही इंटरव्यू के टाइम बेनिफिट देगा। तो अगर आप सोचो कि आएगा या नहीं आएगा, तो उससे बेटर है कि आप पढ़ लो, जो कि इंटरव्यू के टाइम काम आना ही है। तो बेटर इज कि आप फाइनेंशियल करंट अफेयर्स तो पढ़ के जाओ, और आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो जहां अगर नहीं भी वो पूछते, आपको फ्यूचर अगर सिलेक्शन हो जाता तो आपको काम आएगा कि इकोनॉमी में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो इसलिए तो यही है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, सेबी सर्कुलर्स। इवन आप प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हो तो आप कोई सोर्स उठा सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी, और इंटरव्यू के टाइम अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो काम आते ही है। तो अगर वही जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपको कंपटीशन एग्जाम में एज ढूंढना है, अगर सभी ने सोच लिया नहीं आएंगे, अगर वो आ गए और आपने पढ़ा हुआ, वो 2-3 क्वेश्चन ही आपको एक एज दे जाएगा क्लियर करने के लिए। तो बेटर आपके पास टाइम बचता है तो अगेन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है इनकी बात कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आप रियलाइज कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको सेबी में या किसी भी और रेगुलेटरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यही चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ठीक है, अगर टाइम बहुत कम है तो आप करंट अफेयर्स फेज 2 के बाद कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर टाइम है तो इनको सोचने से अच्छा है कि आप पढ़ लीजिए यार, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के फाइनेंस के करंट अफेयर पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या 5, 6, 7, 8 घंटे लग जाएंगे। इफ़ यू हैव टाइम, गो फॉर इट, otherwise you can read them after phase 2, but current affairs anyways is very important part of our life itself, forget about any exam। नेक्स्ट सचिन, मैं पूछना चाहूंगा, आपने एडुटैप का फुल कोर्स तो लिया ही था, आपने 5000 एमसीक्यू कोर्स भी लिया था, तो उसमें आपने बेसिकली मतलब किस पर्पस से वो आपने लिया और उससे आपको कितना फायदा हुआ? सर वो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो मेरी स्ट्रेटेजी थी एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो यही थी कि फेज़ 2 और फेज़ 1 का अगर सिलेबस सेम है तो मुझे फेज़ 2 अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, तो मुझे स्टार्टिंग से ही करना है। तो मैंने फेज़ 2 का भी स्टार्टिंग से नोट्स बनाए, समरी नोट्स में अगर कुछ एडिशन करना है नोट्स से तो वो किया। तो फेज़ 2 में जब 30 डेज थे तो मेरे पास टाइम था, और इवन मैंने रिवाइज कर लिया था स्टार्टिंग में जो सिलेबस था, तो मेरे पास टाइम था। अगर मैं उसको बार बार रिवाइज कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्लियर है, बट फिर मैंने इसलिए ये सीरीज ज्वाइन की कि जहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट मे बी समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें लगता है कि ये क्लियर है, कि हम एक अपने थॉट प्रोसेस में चल रहे होते हैं, बट वो जब सामने क्वेश्चन आता है तो आप मे बी गलत कराते हो क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो। तो फर्स्ट जो बेनिफिट मिलता है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस था उसमें चेंज करने की जरूरत है, अगर आपका वो क्वेश्चन सीरीज के टाइम गलत हुआ। और मेन एमसीक्यूज का ये बेनिफिट है कि आप लेने के बाद में ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट किया, मार्क्स देखा और छोड़ दिया। मेन इंपॉर्टेंट है कि उसको एनालिसिस करना कि आपने ये थॉट प्रोसेस से चले और ये गलत हो गया, तो ऐसा क्या था जो कि मैंने सिलेबस में पढ़ा था और मुझसे हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें एमसीक्यूज में ये था कि सब्जेक्ट वाइज थे, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी लॉ मेरा बहुत वीक था। अब कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे छोड़ के चला जाऊं, तो मुझे उसमें भी मार्क्स चाहिए थे, बेसिक्स मार्क्स। इवन मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में एज ले सकता था, बट वहाँ बेसिक्स चाहिए था। तो इसमें इसके अंदर ये था कि बहुत सारे चैप्टर वाइज मुझे क्वेश्चंस मिले, जहाँ मैं एक बार पढ़ने के बाद में, रिवाइज करने के बाद में, अगर उसको बार बार में अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझे एक तरह होता है ना, पिक्चराइजेशन बन गया था कि ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, या फिर ये कंपनी एक्ट का लॉ ये है। जब हम वो 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं ना, कंफ्यूजिंग होते हैं, और फिर हमें गलत या सही हो जाए, यस सर, तो वो याद रहता है हमेशा कि इसका आंसर ये है, 5000 है, 50,000 या 5 लाख नहीं। यस, जो फाइन्स और सेक्शन थे, तो इसमें मुझे बहुत हेल्प किया। और सेकंड, कॉन्फिडेंस मॉक्स तो मेंटेन करते कि आप जितने ज़्यादा मॉक्स देते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि जो एंजाइटी हो रहा होता है कि नहीं होगा नहीं होगा, अच्छा स्कोर आ जाता है मॉक में, लगता है कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बहुत करीब हूँ एग्जाम के। तो ये बेनिफिट मुझे काफ़ी मिला इस 5000 सीरीज के बाद। वो मैंने जैसे कि मेंशन किया कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था,
अगर मुझे लगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मॉक्स ठीक है, वीकली मॉक्स आ रहे हैं, बट अगर ये भी है तो ये भी मैं छोड़ूँ ना, ताकि पीछे ना रह जाऊँ कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैंने ये भी मेन पर्पज़ था कि ठीक है, प्रैक्टिस होता रहेगा कंसेप्ट्स का, तो इसलिए मैंने। तो बेसिकली इन्होंने 4 फायदे बताए हमें एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट के। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन्होंने बोला कि देने से कॉन्फिडेंस बनता है, वो टूट भी सकता है, बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कि नेक्स्ट मॉक में अच्छा, एमसीक्यूज में अच्छा करेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि आपको ये बताता है कि आप कितने कंपटीशन, मतलब पूरे कंपटीशन में कितने पानी में हैं आप, है ना। कई बार हमें लगता है कि 50 मार्क भी बहुत ज़्यादा है, पर क्या वो 50 मार्क पे आप टॉप 100 टॉप 500 में हैं? नहीं है, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड उन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजी, कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप वो मॉक में लगाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए मत बनाइए। वो स्ट्रैटेजी को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो निखर के बाहर आएगी। और फोर्थ उन्होंने बेसिकली बताया वही कि आप कुछ चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। कोई चीज़ें एमसीक्यूज के थ्रू ही आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बन जाती है, माइंड मैप बन जाता है, फिर वो आप कभी भी नहीं भूलते। तो बहुत अच्छे इन्होंने फायदे बताए हैं 3-4 मॉक टेस्ट के या एमसीक्यू सीरीज के। तो आपको जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप कर पाए उतने कीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाए उतने मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप जितना भी पढ़ लीजिए, गेम 40 मिनट की है ना। और 40 मिनट में बेस्ट देने के लिए उस 40 मिनट की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए सचिन, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपने कैसे किया मैनेज? सचिन के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 63 मार्क्स हैं, राइट? तो आपने कैसे मैनेज किया? हालांकि आप कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है, कोई बहुत राइटिंग का शौक नहीं रखते हैं, तो आपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को कैसे मैनेज किया? सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मुझे फेज 2 में ऐसा लगता था कि मैं यहाँ बैक एंड पे रह सकता हूँ, कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। और इवन मेरा स्कूलिंग है जो पंजाबी मीडियम में है, तो ऐसे लगता था कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको नहीं मौका मिलता कि जहाँ आप एसेज लिखो और ये ठीक है। तो वहाँ मुझे ये था कि जल्दी से रिवाइज करके मुझे इंग्लिश पे आने ही आना है। तो जो बेसिक्स रूल्स होते हैं ग्रामर्स के, वो देखने के बाद में मेन था कि आपको एक फॉर्मेट बनाना, वो भी बहुत प्रिसाइज। आप अपनी ऐसा नहीं है फीलिंग्स लिख सकते हो, आप लिखते जा रहे हो 400-500 वर्ड, एग्जैक्टली। वो भी बहुत प्रिसाइज लिखना है, वो ऐसा कंटेंट जो कि एक फ्लो में हो। तो उसके लिए मेन है प्रैक्टिस। तो मैंने फूडर मटेरियल, न्यूज़पेपर्स से जो रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं पॉसिबल, वेरियस सोर्स से उठाया, एडुटैप का भी था। तो वहाँ से मैंने 4-5 ऐसे चूज़ किए जहाँ मैंने उसको स्टडी किया। उसके बाद में रियल टाइम प्रैक्टिस करके देखा लैपटॉप पे, क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग करना है, आपको राइटिंग नहीं करना है। तो मैंने वो टाइप करके देखा, फिर वर्ड्स लिमिट देखा और टाइम देखा कि इतने 20 मिनट्स में अगर मुझे ऐसे करना है क्या हो पा रहा है, बिकॉज आपको थिंकिंग और टाइपिंग सेम टाइम पे करनी है। तो वो मैंने प्रैक्टिस की है। उसके लिए अगर प्रैक्टिस तो करने के बाद में मेन है कि आप उसको एनालिसिस करो कि आपका ठीक है या नहीं है। उसके लिए जैसे कि मैंने ग्रामरली पे ग्रामर एरर्स क्या है वो चेक किए। उसके बाद में कि फॉर्मेट कैसा एक फ्लो में है, नॉलेजेबल है। तो उसके लिए मैंने सीनियर्स को दिखाया या फ्रेंड्स को दिखाया कि और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने 4-5 ऐसे एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करके देखे, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं लिख सकता हूँ अगर जनरल कोई टॉपिक आ गया। और पेपर में 6 टॉपिक्स होते हैं, तो वहाँ आपको लगता है फिर उसके बाद में कि एक ऐसा टॉपिक आ ही जाएगा जहाँ आप लिख सकते हो अगर आप कंटेंट और न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हो। तो प्रेसी की भी आपने कुछ प्रैक्टिस की थी पहले? सर प्रेसी का मुझे लगा था कि इंटरलिंक है, जो कि ऐसा है नहीं है। वो मुझे लास्ट में एग्जाम्स के जस्ट पास में लगा कि इंटरलिंक नहीं है। तो फिर उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजिक वीडियोस देखी कि कैसे लिखना होता है, कैसे वर्ड्स लिमिट डिसाइड करते हैं 1/3। और ये एडुटैप का भी देखा था, यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखा था। हाँ बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि ऐसे का प्रैक्टिस कर लिया था। बट हाँ स्ट्रेटेजी जरूर देख के गया था कि कितना वर्ड्स लिमिट्स होना चाहिए और किस वे से 1/3 करना चाहिए। और जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रेसी में, टॉपिक जो उसका हेडिंग देना आपको, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो ये मैं सब देख के गया था। हाँ प्रैक्टिस नहीं किया था बिकॉज मुझे लगा कि वो सेम होता है, बट ऐसा कि नहीं होता है। तो इसलिए जो फ्यूचर एस्पिरेंट है वो पहले तो ये मिथ निकाल दे कि सेम होता है।
दोनों बहुत अलग अलग है, तो उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए। वैसे का प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। But luckily he got 63 marks, which I think is good. Most of the people have got between that 65, 67, 68 range. Next question, last question. I mean, last area of discussion is interview. Yes, sir. तो इंटरव्यू में बेसिकली आपने मॉक इंटरव्यू भी दिया था हमारे साथ, तो उसमें ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड। शायद आपका मेल भी आया था कि मैं मॉक इंटरव्यू बाद में देना चाहता हूँ, बट आर पैनल, आई मीन आर पैनल वॉज जस्ट टू फिनिश, सो हमें वो करवाना पड़ा। तो सचिन ने मॉक इंटरव्यू दिया, उनकी प्रिपरेशन नहीं थी अच्छी, लेकिन सचिन को बहुत अच्छे फीडबैक मिले थे कि आपको किन एरियाज पे वर्क करना है, उन्होंने उन एरियाज पे वर्क किया। पर मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्चुअल इंटरव्यू की। तो एक्चुअल इंटरव्यू में आपसे क्या एरियाज में उन्होंने पूछा? HR क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेबी, या क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स, या क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कमर्स बैकग्राउंड? व्हाट डिड दे आस्क? सर एज यू टोल्ड कि मैंने मॉक दिया था, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो उतना अच्छा नहीं गया। बट उन्होंने जो फीडबैक दिया था कि आपको इस एरियाज पे वर्क करना है, तो मैंने अपना जो इंटरव्यू स्टडी था उसको डिवाइड कर लिया था कि HR क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेबी, देन माय बैकग्राउंड एमफिल एंड BCom एंड MCom, देन करंट अफेयर्स, राइट। 4-5 पार्ट्स में मैंने उसको प्रिपेयर किया था। और जो रियल टाइम इंटरव्यू था वो समथिंग डिफरेंट था। क्या पूछा था इस इंटरव्यू में? They asked 1-2 questions related to HR parts, that is profile based, very basic questions, introduction and your family background and all. And then they started asking questions related to commerce, related to SEBI, even current affairs, company law. And the last one asked questions related to banking. Even my area is not even related to banking, but they asked. So we can't predict कि इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछेंगे, ये वो आपको प्रिपेयर करना है। फाइनली जो इंटरव्यू है, सिलेक्शन होने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि दे डोंट लाइक इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव चेक्ड, दे मोर इंटरेस्टेड इन योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू आर डिलीवरिंग योर आंसर, राइट। पर्सनालिटी टेस्ट है कहीं ना कहीं, उसके बेसिस पे मार्क्स वो मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए, बिकॉज दे आस्क क्वेश्चन ऐसे कि जो मैं टोटली ब्लैंक था, कि मुझे नहीं पता था, बट मैंने ब्लफ नहीं किया, डायरेक्टली आई सेड कि सर आई डोंट नो, या फिर सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं जहां आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, एकदम फंबल नहीं कर, मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा तो कुछ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। तो उस तरह से अगर आप नहीं होते हो और आप बहुत कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू देते हो, तो यस वो मार्क्स देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते आप किस क्या पूछेंगे, बट यस मेजॉरिटी पार्ट जो आप एक आंसर डिलीवर कर रहे हो उसके फॉलो अप क्वेश्चन और प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन की, आपका अगर आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्क किया है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। बिल्कुल सही। तो ये दो एरियाज आप प्लीज नोट कर लें कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और दूसरा क्या बोला सचिन आपने? सर प्रोफाइल एंड जो आपने आंसर दिए उसके फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो किसी ऐसे टॉपिक पे जो बहुत आपको आता नहीं है, आपको शुरू में ही बोल देना चाहिए कि आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दिस टॉपिक बट आई वुड मेक अ गेस, है ना। उसको कॉन्फिडेंटली पूरा उसमें घुस जाएंगे तो आगे जाके वो फॉलो अप क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, बिकॉज इट्स अ मोर ऑफ अ डिस्कशन, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि ये आंसर कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और आएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। और ये सचिन ने बहुत सही बात कही, नॉलेज टेस्ट होती है कहीं ना कहीं, पर मोर और लेस मुझे लगता है काफी मार्क्स आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, द वे यू स्पीक, द वे यू ड्रेस, इन चीजों को दिए जाते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज कि आपकी टाई का नॉट ठीक है नहीं, कि आपकी टाई की लेंथ बेल्ट तक होनी चाहिए, बेल्ट से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे आपको रिसर्च करनी चाहिए एंड प्रॉपरली वहां पे जाना चाहिए, बिकॉज इवन मार्क्स लाइक 0.1 0.2 मार्क्स काउंट। वेरी मेनी पीपल आई नो, आवर स्टूडेंट्स itself have not been able to clear because they missed the cutoff by just 0.1 mark, 0.1 mark, right? तो हर चीज को बहुत सीरियसली लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर मोड पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन
if you are ready for it, you will be able to make it, right? ड्रीम करो, पैशन बनाओ, सब कुछ अचीवेबल है। तो सचिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब रियली मैं वही दोबारा कहना चाहूँगा कि इतनी हार्डशिप्स के बाद भी अगर आप बिल्कुल ज़मीन से उठकर आसमान पे पहुँच जाएं और फिर भी ज़मीन से जुड़े रहें, उसका एग्जाम्पल शायद सचिन है। थैंक यू सो मच। और सचिन, जाते जाते अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को। यस सर, मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रिपेयर करते टाइम ये सोच लेते हैं कि ये कॉमर्स रिलेटेड सिलेबस है, तो जो इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं वो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, कि सिलेबस बहुत है, या फिर कॉमर्स वालों को एज मिलेगा। बट अगर आप रिजल्ट्स देखोगे 18 के 20 के, तो ऐसे रिजल्ट्स है कि जहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, राइट। और सेकंड में स्ट्रेटेजी पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स का एक अपना अलग वे है पढ़ने का। अगर हम टाइमिंग की बात करें कि अगर हमें 1 डे में 4 to 5 आवर्स पढ़ने चाहिए, और मे बी वही दूसरे कैंडिडेट के लिए ऐसा है कि वो 6 आवर्स उसी सेम सिलेबस को ख़त्म करता है, तो आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि 3 मंथ्स में आपका सिलेबस हो जाएगा या 4 मंथ्स में हो जाएगा। आप अपनी कैपेबिलिटीज देखो कि आप कितने टाइम में कर सकते हो, कितना एफर्ट्स कर सकते हो, आप साथ में वर्किंग हो या फिर आप ओनली स्टडी कर रहे हो, तो उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना टाइम चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत रिसर्च करो कि खुद कहाँ स्टैंड करते हो, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने रिसोर्सेज से आपको ऐड ऑन करना चाहिए नॉलेज, और क्या प्रोसेस वे में चलना चाहिए, तो वो बेटर रहता है आपको एक कंपटीशन एज देने के लिए। और that's what I wanted to add। बिल्कुल, दिल से दिया इन्होंने मैसेज, तो आपको मैसेज को यही समझिए कि बॉग डाउन मत हुई कि मैं तो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। इतना मत सोचिए, अपना बेस्ट दीजिए। एज दे से कि इफ यू कैन ड्रीम एंड वर्क हार्ड फॉर इट, यू कैन अचीव इट। ठीक है, तो ड्रीम अचीव करना मतलब यही नहीं होता कि वो ही एक पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए, पर उसके इर्द गिर्द वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। सो दैट्स अ रियली नाइस मैसेज सचिन। सो मैं सचिन को गुड बाय कहना चाहूँगा अभी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप व्यूअर्स को भी इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।